हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी की पाठशाला में। आज हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है और उसका नाम है उठो धरा के वीर सपूतों। अध्ययन से पूर्व हमें यह चित्र दिख रहा है, जिसमें कि चिड़िया दिख रही है, हमें सूर्य दिख रहा है, तितली दिख रही है और फूल दिख रहे हैं, और ये है पर्वत और ये नदियां हैं। प्रकृति में हमारे यह सभी चीजें पाई जाती हैं, जो कि हमारी प्रकृति को सुंदर बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति द्वारा हमें किस प्रकार नवचेतना का संदेश प्रतिदिन दिया जाता है। कक्षा में बच्चों से इस विषय पर टिप्पणी अध्ययन पूर्व कराएं। बच्चों, प्रकृति हमें किस प्रकार से हर रोज नई चेतना और नए संदेश देती है, इस बारे में हम इस कविता में जानेंगे। चलिए, कविता का मूल तत्व। अब हम कविता का मूल तत्व क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्वयं में नई चेतना व जागृति भरकर नव युग में नव राष्ट्र का निर्माण करना। प्रकृति हमें नई चेतना और जागृति भरकर हमारे अंदर नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कहती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और कविता का अध्ययन करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नौ स्फूर्ति नौ प्राण भरो। यहाँ पर प्रकृति हमसे कह रही है कि ये धरा के यानी कि हमारी धरती के वीर सपूतों, उठो और इस धरा का नया निर्माण करो और अपने जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नया प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, उसकी जो किरण है वो नई है। ये देखिए, ये इसकी किरण है। हर रोज हमें सूर्य की किरण नई दिखाई पड़ती है और ये जो है वो हमारी गेहूं की फसल है, जो कि खेतों में लहलहा रही है। यह सभी बातें नई है। हर रोज हमें नई बात सीखने को मिलती है। हमारे अंदर नई ज्योति, उमंग, तरंग और नई सांसें भरती है प्रकृति हमें। उसके बारे में यह कविता हमें बता रही है। आगे बढ़ते हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस कविता में कवि हमें यह बता रहा है कि जो पुष्प होते हैं वह किस प्रकार से मुस्कुरा करके हमारे अंदर नई चेतना भरते हैं। जो पुष्प हैं मुरझाए हुए हैं, वह सुबह खिल गए हैं और उनके अंदर नई मुस्कान भर गई है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। प्रकृति हमसे कह रही है कि हे धरती के वीर सपूतों, उठो और फिर से नया निर्माण करो। आगे बढ़ते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे समस्त मस्त उधर मंडराते हैं। जो पक्षी हैं वह डाल पर बैठ करके नए नए स्वरों में गाने गा रहे हैं और जो भंवरे हैं वह गुनगुना करके मस्त होकर के इधर उधर घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नौ गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नौ गान भरो। प्रकृति हमसे कहती है कि उठो और अपने अंदर नए राग और गान को भरो और चेतना को जगाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरती के सपूतों, उठो और फिर से पुनः नया निर्माण करो इस देश का। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सुबह हो गई है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि उठो, सारी कलियां अब खिल गई हैं, फूल भी मुस्कुराने लगे हैं और आज धरती माँ की काया बदल गई है, जो कि सुनहरी हो गई है और वह अत्यंत अच्छी लग रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के वीर सपूतों, उठो और मंगलमय ध्वनियों से इस उद्यान को तुम भर दो और ये इस धरती का पुनः से निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, सुख संपत्ति तुम्हारी है, तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। बच्चे सुबह स्कूल में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ, आपका मंदिर जो है पावन है,
और सरस्वती माँ उनसे कहती हैं कि बच्चों यह सारी संपत्ति तुम्हारी है और तुम इसके रक्षक और पुजारी हो। आगे बढ़ती हैं। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इसमें बताया गया है कि बच्चों उठो, जागो और अपने अंदर ज्ञान के नए दीपक को जला करके नए युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के वीर सपूतों उठो और पुनः से नया निर्माण करो। इसके जो हमारे कवि हैं वह हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे इसका शब्दार्थ करेंगे। चलिए करते हैं। आह्वान, आह्वान का मतलब होता है आमंत्रित करना। निर्माण, निर्माण मतलब रचना करना। अमर, अमर मतलब होता है जो कभी न मरे। नूतन, नूतन मीन्स होता है नया। स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब उमंग। नवयुग, नवयुग मतलब नया युग। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे चलते हैं जो कि हमारा है उच्चारण करें। अब हम लोग उच्चारण करेंगे। मंगलमय, ध्वनियों, उमंग, विहग, गुंजित, संपत्ति और ये है पुनः। चलिए तो अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। ये है अभ्यास कार्य। जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, प्रस्तुत कविता में पक्षी क्या कर रहे हैं? तो बताइए प्रस्तुत कविता में पक्षी क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कविता में पक्षी डाल डाल पर बैठ करके स्वरों में गान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वरों में गान कर रहे हैं। ठीक है, अब खा, कवि ने किसे संबोधित किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने देशवासियों को संबोधित किया है। किसे संबोधित किया है? देशवासियों को। प्रश्न ग, नवयुग की नूतन वीणा में कवि क्या भरने को कह रहे हैं? बताइए जरा। नवयुग की नूतन वीणा में कवि नया गान भरने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नया गान भरने के लिए कह रहे हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, धरती माता की काया कैसी हो गई है? बताइए तो हम उसका उत्तर देंगे। धरती माता की काया नई और सुनहरी हो गई है। नई और सुनहरी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग खा करेंगे। कवि संसार रूपी बगीचे को किस प्रकार गुंजित करने को कह रहे हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है कवि संसार रूपी बगीचे को नए ध्वनियों से गुंजित करने के लिए कह रहे हैं। नए ध्वनियों से गुंजित करने के लिए कह रहे हैं। ग, कवि धरती के वीर सपूतों को उठने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर है कवि धरती के वीर सपूतों को इसलिए उठने के लिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा देश अब आजाद हो गया है और कवि वीर सपूतों को उठकर उनमें उत्साह भरने के लिए कह रहे हैं।
उत्साह भरने के लिए कह रहे हैं, जिससे वह हमारे नए राष्ट्र का निर्माण कर सके। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग घ पर। कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो हमें बताइए इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं, उनका भाव यह है कि हमारा देश जो बहुत वर्षों से गुलाम था, अब वह आजाद हो चुका है और अब हमारे जो देश के वीर लोग हैं वह उठे और अपने देश का नया निर्माण करें। अपने देश का नया निर्माण करें और अपने अंदर नई उत्साह भरे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कवि ने नई नई मुस्कान भरने के लिए कहा है। तो जरा बताइए तो कवि ने किन से नई नई मुस्कान भरने के लिए कहा है? तो बताइए इन सब में सही क्या है? मुरझाए फूलों से, भौरों से, पक्षियों से या फिर सभी से? तो कवि ने सभी से कहा है, तो ये हमारा ये ठीक हो जाएगा। अब आते हैं, हमारा दूसरा है ख। प्रस्तुत कविता की रचयिता कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, निराला या द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी? तो इसका सही उत्तर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ग, कवि ने नया राग और नवगान किसमें भरने के लिए कहा है? नूतन वीणा में, गहरे सागर में, छोटी टोकरी में या बांसुरी में? तो इसका सही उत्तर क्या है? नूतन वीणा में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। क, अमर, अमर का किससे करेंगे? सपूतों से। ख, सुमन, सुमन को हम लोग मुस्कान से मिलाएंगे। ग, विहग, विहग को हम लोग किससे मिलाएंगे? स्वर से। भ, वीणा, वीणा को राग से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे शब्द क्या क्या है? स्फूर्ति, नवयुग, धरती और स्वर। तो चलिए भरते हैं इसे। क, डाल पर बैठे पक्षी किस में गाते हैं? बताइए तो। डाल पर बैठे पक्षी स्वर में गाते हैं, यहाँ क्या भरेंगे? स्वर। ठीक है। ख, जनजीवन में डैश है और प्राण भरो। बताइए इसमें हम लोग क्या भरेंगे? तो हम लोग यहाँ पर स्फूर्ति भरेंगे। स्फूर्ति। ठीक है। ग, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर हमें भरना है। माँ की काया सुनहरी हो गई है। तो किसकी काया सुनहरी हो गई है? धरती माँ की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। घ, ज्ञान दीप जलाकर फिर खाली स्थान है का आवाहन करो। किसका आवाहन करना चाहिए हमें? नवयुग का। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? नवयुग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न 6, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसे आप लोग स्वयं से करेंगे। ठीक है। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। क, संपत्ति। तो चलिए इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं। इसका संपत्ति का वाक्य प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, उसने कड़ी मेहनत करके, उसने कड़ी मेहनत करके संपत्ति
अर्जित की है। ठीक है बच्चों। ख आवाहन, तो इसका हम लोग जो वाक्य प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। देवताओं के आवाहन के बाद देवताओं के आह्वान के बाद पूजा शुरू हुई। ठीक है बच्चों। ग भौरे, इसका हम लोग वाक्य करेंगे। प्रातः फूलों पर भौरे मंडराते हैं। ठीक है। घ ज्योति, इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। दीपक की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। दीपक की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। अंग स्फूर्ति, इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। अत्यधिक कार्य करने के लिए अत्यधिक कार्य करने के लिए स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगला करेंगे। च नूतन, इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। आज मैंने नूतन कार खरीदी। ठीक है बच्चों। छ उमंग, इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। हमें अपने अंदर उमंग भरनी चाहिए। चाहिए। ठीक है बच्चों। ज प्रकाश, इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। सूर्य के प्रकाश से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए,
क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, संपूर्ण भारत में ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस को बसंत पंचमी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक जन मां सरस्वती की आराधना कर क्या आशीर्वाद मांगना चाहेंगे? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो बच्चों, हम लोग बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आप उनसे क्या मांगना चाहेंगे, यह आपको अपने शब्दों में बताना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 9, क्या धर्म एवं जाति के आधार पर देश में नवनिर्माण संभव है? कक्षा में चर्चा कर अपनी सहमति असहमति को कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, क्या हम अपने देश का विकास धर्म एवं जाति के आधार पर कर सकते हैं? अपने देश का हम निर्माण उसके आधार पर कर सकते हैं? आप यह बात अपनी कक्षा में अपने दोस्तों से विचार करिएगा और उसे यहाँ पर लिखिएगा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें तत्सम रूप लिखना है। तत्सम रूप का मतलब इसका हमें शुद्ध रूप लिखना है जो कि संस्कृत से आया हुआ है। पहले हम लोग शुरू करते हैं। क, नूतन। नूतन का तत्सम रूप नूतन ही होता है क्योंकि इसका मतलब नवीन होता है। ख, भगत। भगत का तत्सम रूप भक्त। ग, आस। आस का तत्सम रूप आशा होता है। आशा। घ, उमंग। उमंग का तत्सम रूप उमंग ही होता है। अंग, सपूत। सपूत का तत्सम रूप सुपुत्र होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न 11, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। क, यहाँ पर देखिए ये अशुद्ध लिखा है, ये ज्ञान लिखा है। इसका शुद्ध रूप होता है ज्ञान। ख, उद्यान। उद्यान लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होता है उद्यान। ठीक है बच्चों। ग, स्फूर्ति लिखा है, ये जो कि गलत है, इसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखेंगे स्फूर्ति। ठीक है। घ, ये देखिए निर्माण लिखा है, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? निर्माण। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ये जो हमारे शब्द दिए हैं उनका हमें संधि विच्छेद करना है। क, निसंकोच। इसका संधि विच्छेद हम क्या करेंगे? तो इसे हम लिखेंगे निस धन संकोच। ये हमारा हो गया निसंकोच का संधि विच्छेद। ख, दुशासन लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे दुस धन शासन। दुशासन। ग, निष्फल। इसका संधि विच्छेद हम करेंगे निफल। नि धन फल। घ, पुनर्जन्म। इसका संधि विच्छेद होगा
पुनः, धन, जन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें एक शब्द लिखना है। जैसे कि क, जो नया हो, इसके लिए एक शब्द होगा नवा गंतुक। ख, जो देखने योग्य हो, इसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे दर्शनीय। दर्शनीय। ग, शक्ति के अनुसार, इसके लिए एक शब्द होगा यथाशक्ति। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। घ, जो देखा न जा सके, यानी जिसे हम न देख सके, उसके लिए एक शब्द होगा अदृश्य। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, दिए गए शब्दों में लगे कारक चिन्हों के आधार पर वचन बदलें। हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें इन्हें बदलना है। तो चलिए करते हैं। क, फूल को, ये फूल को लिखा हुआ है, इसे हम कैसे बदलेंगे? तो इसे हम फूलों को लिखेंगे। फूलों को। ख, देव से, इसे भी हम इस प्रकार से बदलेंगे, देवों से। ग, उमंग पर, इसे भी हम इसी प्रकार से बदलेंगे जैसे हमने आगे बदला है, उमंगों पर। घ, धरा के, इसे हम किस प्रकार बदलेंगे? धराओं के। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 15, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, हमने जो अभी कविता पढ़ी है उसका भाव क्या था, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है यहाँ पर कि उस कविता से हमने क्या सीखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, प्रस्तुत कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के विषय में जानकारी एकत्रित कर 10 पंक्तियां लिखिए। प्रश्न 16 में हमें यह लिखना है कि जो हमारे ये कवि थे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, उनके बारे में बच्चों आप लोगों को 10 पंक्तियां एकत्रित करनी है कि वो कैसे कवि थे, उनका जन्म कहाँ हुआ है और उन्होंने कविता में क्या बताया है। इसके लिए ये आप लोगों को खुद से लिखना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 17, हमें जीवन में नई चेतना, उमंग और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने जीवन का नव निर्माण किन मूल्यों पर करना चाहेंगे? तो बच्चों आप लोग बताइएगा कि आप अपने जीवन का नव निर्माण किन मूल्यों पर करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो कविता था यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे नए अध्याय के साथ। बाय बाय बच्चों।